चलो जी, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जी पेपर 2 को हमने कैसे पास करना है और पेपर को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट करना भी एक फन होता है। ठीक है, आपको समटाइम आता सब कुछ होता है, लेकिन वो आप प्रॉपर वे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। समटाइम तो क्वेश्चंस की भी समझ नहीं आती। क्वेश्चन की कैसे समझ नहीं आती वो भी मैं इन पेपर्स के साथ में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। उसके बाद जैसे पेपर्स की कैसे समझ नहीं आती है। अब एडीपीपी के एग्ज़ाम में 2019 में उन्होंने दिया था कि जी आपका सीएनएसए की ऑफेंसेस बताएं जो कि सेक्शन 9 में बताई गई हैं कि इसकी पनिशमेंट क्या है। इसी तरह आपका फिर अभी डीपीजी के एग्ज़ाम में उन्होंने पूछा है कि जी डिफरेंट पनिशमेंट्स कौन कौन सी हैं सीएनएसए में। सेम वर्डिंग है, एक वर्ड चेंज किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद पास पेपर्स हमने डिस्कस करने हैं कि पास पेपर्स में क्या आ चुका है। पास पेपर्स की ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो एडीपीपी, डीडीपीपी और डीपीजी, एपीजी, ये सारे पेपर्स की आज ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पूछा उन्होंने। उसके बाद जो एकेडमीज की टेस्ट लेते रहते हैं, जो उसमें बेस्ट अटैम्प्ट्स हैं, जो क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ उसके जो आंसर आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि जी आपने नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले कि जी एडीपीपी को पेपर को हमने कैसे पास करना है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड जो है आपका सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हमने कैसे पास करना है, उसका सबसे पहले हमने देखना है कि सिलेबस क्या है। ये पेपर 2 ही आज हम डिस्कस करेंगे, और कोई नहीं। ठीक है। इसमें देखें कि पेपर 2 में आपके वो बताता है कि जी आपका एक तो पीपीसी है, ठीक है, और दूसरा एटी है, तीसरा सीएनएस है, ऑफेंसेस की हद तक, और चौथा आपका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, और छठा हदूद ऑर्डिनेंस। ठीक है। उसके बाद चार्जिंग स्टैंडर्ड्स वो एज ए पेपर में नहीं आते। ठीक है, पेपर में नहीं आते। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद वो ये पेपर है। ठीक है, इसमें पेपर 2 मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 2 में देखें कि जी ये पेपर 2 है, इसमें 15-16 जो है एमसीक्यू से पीपीसी में से पूछी गई हैं। और उसके बाद जो सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव में भी उन्होंने जो 5 क्वेश्चन उन्हें पीपीसी से मुझे पूछा है। ठीक है, 5 क्वेश्चन उन्हें पीपीसी में से पूछा है। तो इट्स मीन कि जी आप सिर्फ पीपीसी कर लें, ठीक है, सिर्फ पीपीसी कर लें तो आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पीपीसी को बहुत अच्छे तरीके से करें तो आपका पेपर पास हो जाएगा, पेपर नहीं आपका फेल होगा। ठीक हो गया। अभी जो कल पेपर आया था उसका डीपीजी का, उसमें भी ज़्यादा उन्होंने जो है पीपीसी में से एमसीक्यूज भी ज़्यादा पीपीसी में से आई हैं, और सब्जेक्ट भी उन्होंने पीपीसी में से ही पूछा है। तो मतलब पीपीसी का अकेला कर लें तो आपका हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है आपका पेपर को हमने मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट करना भी एक फन होता है। कितनी देर होगी? ठीक है, पेपर को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। अब पेपर अटेम्प्ट करना भी एक फन है। इससे पहले जो हमने लिए हैं आपके टेस्ट, चले ये मैं आपको दिखाता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन क्वेश्चन वो हैं इम्पोर्टेंट।
ये ये देखें, ये आपका है जी, एनामोलेट द पनिशमेंट्स, different punishments. A punishment of offender are liable under section 53 PPC. Is there any punishment is given not included in this section? ठीक है, वो बताता है कि जी इसके अलावा भी कोई punishments हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कोई पनिशमेंट्स हैं वो 53 के अलावा, वो काफ़ी सारे, ये मैं कोई 10 दफ़ा मेरा, हमारे तो पेपर कोई 3 दफ़ा 3 महीने हो गए हैं, 3.5 महीने एकेडमी के पेपर हो रहे हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं चलता कि जी 53 के अलावा भी कोई पनिशमेंट्स हैं, वो जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। इधर मैं इसकी आपको अटेम्प्ट दिखाता हूँ। अच्छा, एक्स्ट्रा आपने लेंथ ही नहीं लिखना, कभी भी लेंथ ही नहीं लिखना। ठीक है, कभी भी आपने लेंथ ही नहीं लिखना। इसका ये ठीक है, ये देखें, बेहतरीन ये अटैम्प्ट है, बेहतरीन। ठीक है, ये आपकी उन्होंने पहले बताई है पनिशमेंट्स। ठीक है, उसके बाद इनको मतलब ये आपके पास टाइम नहीं होता, आपने टाइम भी मैनेज करना होता है। उधर आपने टाइम भी मैनेज करना होता है। टाइम मैनेज मतलब आप जो एक क्वेश्चन पे आपने 30 मिनट या 35 मिनट लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगाने, क्योंकि 3.5 घंटे में आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आपने आधा घंटा एक क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, ये बेहतरीन अटैम्प्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये उन्होंने बताया है इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसको उन्होंने जो है वो एक और अटैम्प्ट है। तो शो करना था। ये ये 53 की अटेम्प्ट है जो कि मैं आपको दिखा रहा था। ये अच्छा, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपने उतनी लिखना है, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह उन्होंने पनिशमेंट का नहीं पूछा तो वो आपने नहीं बतानी। ठीक है, ये आपकी इतनी लिखनी है। जैसे ये किसास है, किसास की उसने डेफिनेशन ये देखे मैंने आपको, ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसमें मैंने आपने ये जो ये क्वेश्चन है आपका काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, उसमें आपने ये 299 का भी हवाला देना है। जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट पेपर शेयर किए हैं। हाँ, ये देखें, ये मैंने लिखा है कि आपका ये रेलिवेंट प्रोविजंस है। ठीक है, 299 भी आपका रेलिवेंट बनता है, 299 भी आपका
रेलिवेंट बनता है वो भी आपने साथ लिखना है। ठीक है। उसके बाद ये किसास की डेफिनेशन लिखनी है, उसके अलावा ये आपकी पनिशमेंट्स है। उसके बाद दियत, दियत को भी आपने देखे 299 में इन्होंने बेहतरीन अटैम्प्ट करके दिया है। ठीक है। उसके बाद आपका अर्श है, अर्श को भी मतलब इतनी सोफिशेंट है, ये बेहतरीन अटैम्प्ट है, इतनी आपका सोफिशेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है ताज़ीर, ताज़ीर। उसके बाद डेथ, दिया एंड डेथ, ये आपका इतनी आपने लिखना है। बाकी सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट को आपने साथ देखें, ये साथ साथ आपने रेलिवेंट प्रोविजंस भी देनी है। साथ साथ आपने ऊपर तो आपने टॉप में लिख दिया है कि जी ये हमारी रेलिवेंट प्रोविजंस है। ठीक है। ये हमारी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं कि 53 मतलब जो है ना, एक तो इन्होंने लैदा नहीं दिया। पहले एक अपने लेटर एक हेडिंग देनी है कि जिसमें रेलिवेंट प्रोविजंस बतानी है कि जी फलां 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 ये आपकी रेलिवेंट प्रोविजन। उसके अलावा साथ साथ आपने साथ देनी भी है। जैसे दिया तो दियत का भी उन्होंने 299 में बता दिया है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये आपकी बेहतरीन अटैम्प्ट है। उसके बाद साथ में आपने सोलिटरी कन्फाइनमेंट लिखा है। ठीक है, ये चलें। बाकी जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यही है कि जी आपका ये काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। दूसरा वो बताता है कि जी प्रीवियसली कन्विक्टेड, मतलब आपका कौन सी अंडर व्हाट लॉ प्रोविजन ऑफ लॉ प्रीवियसली कन्विक्टेड अक्यूज पनिशमेंट कैन बी एनहांस्ड। ये आपका उन्होंने पूछा था, सिविल जज 2020 में भी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। इसकी 75 बनता है। चैप्टर 12 और चैप्टर 16 की, चैप्टर 17 की जो पनिशमेंट आपका करेगा वो जो अक्यूज रिपीट करेगा उनकी पनिशमेंट इन्हांस की जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये जनरल उन्होंने अभी डीपीजी के एग्जाम में भी पूछा है कि जी जनरल एक्सेप्शन पे आप बताएं। जनरल एक्सेप्शन पे अगर जनरल पूछ लेता है तो आपने 76 से 95 तक सस्ती सस्ती आपने बता देना जो आपको आते हैं। वरना वो समटाइम पूछ लेता है कि जनरल एक्सेप्शन जो आपकी कंसेंट से रिलेटेड है वो आप बताएं। ठीक है, वो आप बताएं। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका प्राइवेट डिफेंस, इसमें आपका देखें ये सिविल जज में भी इन्होंने ये एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा था कि जी क्या क्या वो अबैट दूसरा सेल्फ डिफेंस है। ये सेम सिविल जज 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें ये कि पहले पहले उन्होंने पूछा कि इसको अलग 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 आपने करना है। ठीक है, इसकी भी मेरा ख्याल अटैम्प्ट आई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें कैसे करना है, ये होगा इधर। ये क्वेश्चन है कि जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट विच नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कहाँ कहाँ पे हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता? ये सेक्शन 99 के तहत पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता जब तक आपको पता नहीं चलता। हाँ, अगर पब्लिक सर्वेंट आपको डेथ काज करे या आपकी ग्रीवियस हर्ट करे तो देन पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको क्रिएट हो जाता है। ठीक हो गया। और उसके अलावा 99 में ये डिस्कस किया गया जितनी ज़रूरी है उतनी अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करना है, ज़्यादा हार्म नहीं करना। और उसके अलावा वो बताता है कि जी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास इतनी टाइम ना हो कि आप पब्लिक सर्वेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ को रिकोर्स कर सकें, मतलब उनको बुला सकें। उसके बाद वो ये कहता है आपका, ये पहला जो था इसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। इसको पहले आपने यही एक इसको अटेम्प्ट एक एक ये हेडिंग बनानी है 99 की। इसको सिर्फ 99 को डिस्कस करना है। फिर दूसरी हेडिंग बनानी है जिसमें आपने सेकंड हेडिंग के साथ आपने सेक्शन 100 को बताना है कि किन ऑफेंसेस में आपको डेथ काज कर सकते हैं अगेंस्ट बॉडी। जैसे आपका रेप हो, अननेचुरल लास्ट हो, डेथ हो, या ग्रीवियस हर्ट हो, या किडनैपिंग हो, या फिर आपका रॉन्गफुल
कन्फाइनमेंट हो तो आप डेथ काज कर सकते हैं। उसके बाद ये राइट आपका कब स्टार्ट होता है, कब कमेंस होता है, कब एंड होता है, ये आपका अगेंस्ट पार्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है। मैंने अभी 2000 ये एडीपीपी का भी मैंने एग्जाम दिया था, तो वो क्लियर है, सिविल जज या अभी एडीए का एग्जाम दे के आया हूँ। तो एडीए के एग्जाम में भी उन्होंने पूछा कि जी प्राइमरी एविडेंस क्या है और उनकी एक्सेप्शन क्या है, तो मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी सर, और प्राइमरी एविडेंस की डिफाइन किया और बाकी इस क्षेत्र को डिस्कस कर गया हूँ कि एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, उनके पास हजारों पेपर होते हैं। तो वो देखते हैं कि जी कौन सा बच्चा जो है ना वो रेलिवेंट लेके आया, मुफ्त से लेके आया। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है आपका ये कि एक बस एक आपका एक मिस्टर ए जो है उस पे एक काफी सारे लोग अटैक करते हैं, ठीक है, और वो अपना डिफेंस इस तरीके से अगर करे कि जो उनके खिलाफ डिफेंस करे तो उसको लगता है कि जी एक इनोसेंट पर्सन की डेथ हो सकती है, इनोसेंट पर्सन की डेथ हो सकती है। तो लॉ कहता है कि जी उसको वो मतलब अपने सेल्फ डिफेंस में इनोसेंट पर्सन की भी डेथ होती है तो वो जान ले सकता है, 106 में इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये अबैटमेंट का उन्होंने बताया है कि अबैटमेंट आपकी एक्सप्लेन पुनिशमेंट अंडर विच अबैटर इज लायबल, वो 110 से 114 तक डिस्कस किया गया, 109 भी है इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है कि ए इंस्टिगेट बी टू काज ग्रीवियस हर्ट, बी इन consequences of instigation hurt z dies in consequence for which offense a is liable। अब ए ने बी को कहा कि जी जाए मिस्टर ए को या वो जो बाबा जी हैं उसको हर्ट काज कर गए हैं। ठीक है, अब वो बी जाता है जाके हर्ट काज करता है, हर्ट की वजह से वो बंदे की डेथ हो जाती है। तो कहते हैं जो उसने अबेट किया है, मिस्टर ए ने जिसने अबेट किया है उसको क्या सजा दी जाएगी। एक्चुअली उसने हर्ट की अबेटमेंट की है, तो उसको सजा क्या दी जाएगी। तो यहाँ पे 113 को डिस्कस किया गया है कि 113 में कहता है कि जी पार्टिकुलर इफेक्ट, जो उसी ट्रांजैक्शन में उस एक्ट का जो पार्टिकुलर इफेक्ट होता है उसका लेवल होता है आपका अबेटर। अबेटर उसका लेवल होता है, तो सेक्शन 113 के तहत वो उसको डेथ की सजा दी जाएगी, डेथ की अबेटमेंट का चार्ज लगेगा अबेटर पे। उसके बाद कहता है विच ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, ये एडीपीपी 2019 में हमने दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 295 से 200 299 तक है, यहाँ पे गलत लिखा गया, 299 तक है। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाता है जी आपका ये क्वेश्चन आपका ये भी बार बार ये दो डीडीपीपी के एग्जाम में आया है, 2018 में, डीडीपी 19 में डीडीपीपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि जी व्हेन होमोसाइड अमाउंट टू कत्ल। ठीक है, होमोसाइड अमाउंट टू कत्ल कब बनती है। अब वो एक बताता है होमोसाइड और एक बताता है कत्ल, मर्डर। होमोसाइड क्या होता है, होमोसाइड में आपकी इंटेंशन नहीं होती। ठीक है, कत्ल कत्ले आमद में आपकी इंटेंशन होती है, कत्ले में आमद में आपकी इंटेंशन होती है। होमिसाइड में समटाइम आप वो सडन या ग्रेव प्रोवोकेशन में भी कर लेते हैं। तो यहाँ कहता है कि जी होमोसाइड उस वक्त कत्ले आमद बनती है जब आपके पास इंटेंशन हो, उसमें होमोसाइड में इंटेंशन आ जाए तो फिर वो कत्ले आमद बन जाती है। उसके बाद मेन डिस्टिंग्विश लिखना है कत्ले डिफरेंट काइंड ऑफ कत्ले, मतलब आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें आपने कत्ले आमद, कत्ले खता, कत्ले बिस्बब और कत्ले शिब आमद के थोड़े थोड़े डिफरेंस बता देने हैं कि जैसे सेक्शन है और उसके अलावा पुनिशमेंट्स है और उसके अलावा इंटेंशन होती है। कत्ले आमद में डेथ की, कत्ले शिब आमद में हर्ट की इंटेंशन होती है, और उसके अलावा कत्ले कता और कत्ले बिस्बब में आपकी इंटेंशन नहीं होती, ना ही हर्ट करने की ना ही डेथ काज करने की। उसके बाद कहता है कत्ले आमद लाइबल टू किसास, ये आपका सेक्शन नॉट लेवल टू किसास 306 है, और नॉट इन्फोर्सेबल 307 है, जहाँ पे ये दोनों कत्ल जो है ना ही वो किसास लाइबल हो रहा हो ना ही किसास आपका इन्फोर्स हो रही हो, तो उस सूरत में
आपका ये दिया जाता है, उसको दियत देनी पड़ती है 308 के तहत। 308 के तहत दियत, मतलब 306 और 307 जब अप्लाई नहीं होता तो फिर दियत लगती है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट। ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो सीधे सीधे हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपने प्रेफर करना है कि जी जो सीधे सीधे क्वेश्चन हो आपने लिख के आना है, उसमें नंबर आपको लाजमी देता है और अच्छे नंबर देता है। जो घुमा फिरा के लिखते हैं वो उसमें थोड़ा वो भी आपको टेक्निकली वो आपको मार देता है एग्जामिनर। जैसे आगे शिज्जा है, उसके अलावा दियत, दियत का भी एक क्वेश्चन आ चुका है ये डीडीपीपी के पेपर में, कि दियत, डिफाइन दियत और इसकी वैल्यू कितनी है और कौन पे करता है, किसको पे की जाती है और टू होम इट इज डिस्पर्स्ड। ठीक है, इसमें आपका सेक्शन 330 भी होगा। मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपका ठीक है, डिस्बर्समेंट में आपका 331 भी है। ठीक है, कि जी आपका जो वलीज होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके साथ डिस्पर्स किया जाता है, उनको डिस्पर्स किया जाता है, उनको दी जाती है। ठीक हो गया। और आपका 5 साल में पे करनी होती है। 2 मोड्स हैं यहाँ पे, एक एमसीक्यूज भी उन्होंने दिया है कि जी आपकी दियत को मतलब दियत को पे करने के कितनी वेज हैं, कितनी तरीकेकार हैं। तो 331 में 2 ही तरीकेकार बताए गए हैं, या तो लमसम या इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, और कोई वे नहीं है। ठीक हो गया। ये इसके बाद इंशाल्लाह हम मतलब जो है ना एडीपीपी की ऑब्जेक्टिव, एडीपीपी डीडीपीपी और आपकी जो डीपीजी एपीजी सारी एमसीक्यूज करते हैं सिर्फ पेपर 2 की। ठीक है, बाकी वो हम नेक्स्ट शेड्यूल बनाएंगे पेपर 1 और 3 की। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। ठीक है, वो 378 में इंग्रेडिएंट्स मतलब इसेंशियल्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपने सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। क्वेश्चन पढ़ने पे आप 15 मिनट लगा दें, कुछ नहीं है, 15 मिनट लगाएं और उसमें साथ रफ जो पेपर जब आपके पास आए तो आपने एक लेड पेंसिल से पेपर अच्छी तरह पढ़ना है। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसके आप रेलिवेंट प्रोविजंस लिख लेने हैं, और जो बिल्कुल सही आते हैं वो आपको मतलब आपको आपने सबसे पहले जो होता है वो बेहतरीन जो सबसे बहुत अच्छा आता है पहले वो पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद दूसरा जो आपको कुछ अच्छा आता है, बाकी 1-2 दरमियान में कुछ ऐसे करने हैं जो इतनी आपको अच्छी नहीं आती है। पहला और लास्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छे होने चाहिए, सेकंड लास्ट दोनों तरफ से, सेकंड लास्ट मतलब दूसरा और सेकंड लास्ट ये भी अच्छे होने चाहिए। दरमियान में कोई एक क्वेश्चन हो भी जाता है तो उसका कोई इशू नहीं है। पहला और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इस पे आपने 378 में उसकी इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल्स बताने हैं थेफ्ट के, कि जी विदाउट मतलब पोजेशन, विदाउट कंसेंट उस पर्सन की आप पोजेशन में ले लेते हैं, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी और डिसऑनेस्टली लेते हैं। ठीक है, तो ये उसके एसेंशियल्स हैं। और इसमें एक्सट्रैक्शन में आपका फोर्स आ जाती है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन में फोर्स आ जाती है, 378 379 में दिखाया गया है। और ये इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द ऑफेंस कन्वर्टेड टू रॉबरी। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपसे पुनिशमेंट का नहीं पूछा गया कि जी आपकी थेफ्ट की पुनिशमेंट क्या है। ठीक है, थेफ्ट की पुनिशमेंट क्या है, या आपकी एक्सटॉर्शन की पुनिशमेंट क्या है, या रॉबरी की पुनिशमेंट क्या है, वो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपने एक थेफ्ट की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखनी मतलब इन दोनों की डेफिनेशन लिखने के बाद थर्ड आपने 99 और 92 में आपकी एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन लिख और रॉबरी की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, रॉबरी की डेफिनेशन भी यही है 90 में कि जी आपकी थेफ्ट एक्सटॉर्शन कब बनती है, और सॉरी थेफ्ट रॉबरी कब बनती है और एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनती है। थेफ्ट एक्सटॉर्शन उस और थेफ्ट रॉबरी उस वक्त बनती है जब आप चोरी करते हुए
या चोरी का माल ले जाते हुए, ठीक है, आप डेथ करते हैं, या हर्ट ग्रीवियस हर्ट करते हैं, या रॉन्गफुल स्ट्रेन करते हैं, या इन तीनों चीजों का फेयर दिलाते हैं, तो वो आपकी थेफ्ट रॉबरी बन जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह एक्सटॉर्शन में आपका होता है कि जी आप फेयर देते हैं, इन जनरल सेंस आप फेयर ऑफ इंजरी देते हैं। जब एक्सटॉर्शन कमिट करते हुए आप डेथ, ग्रीवियस हर्ट या उसकी रॉन्गफुल स्ट्रेन का आप देते हैं फेयर, तो उस सूरत में ये आपकी एक्सटॉर्शन बन जाता है रॉबरी। ये सेक्शन 390 में डिटेल के साथ बताया गया। उसके बाद आपका आ जाता है कि उसके बाद आपका आ जाता है डेफामेशन। डेफामेशन की वो 499 में बताया गया कि जी आपका जो डेफामेशन की मतलब एक डेफामेशन बताया गया, उसकी एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशंस बताई गई हैं, कोई 10 एक एक्सप्लेनेशन है। आपने कोई 5, वो कह रहा है कि जी एक्सप्लेनेशन के बाद कोई 5 एक्सेप्शन बतानी है। डेफामेशन की 10 एक्सेप्शन हैं, कोई 5 आपने बता देनी है। उसके बाद वो बताता है कि जी आपका अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पुनिशेबल विद, अटेम्प्ट जो है वो टू कमिट ऑफेंस, ये 511 में होता है। डज प्रेपरेशन टू कमिट एनी ऑफेंस आल्सो इंटेल टू पनिशमेंट। प्रेपरेशन वो कहता है कि आ सकता है कि वो आपने, वो आपका आ जाता है 399 है, ठीक है, 399 आपका प्रेपरेशन में आ जाता है। डकैती की प्रेपरेशन वो भी आपका ऑफेंस में आ जाता है। बाकी जो मोस्ट ये बार बार वो पूछ भी चुका है, पब्लिक सर्वेंट अक्सर वो पूछ लेता है, ठीक है। यह आपका जो बाकी भी है डिसनेसली, या आपका गुड फेथ, या रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, इस तरह की ये पूछ लेता है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के आपने उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आपने पढ़ देखना है कि जी इसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने जवाब देना है। जैसे मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं कि जी जैसे ये देखें, एक ये क्वेश्चन है आपका, ये कि पुनिशमेंट फॉर द कंट्रा सॉरी punishment for the contravention of section which section has been provided in section 9 of CNSA। सेक्शन 9 की कंट्रावेंशन पे आपको क्या सजा दी जाती है? एक, आगे कहता है राइट डाउन द डिफरेंट पुनिशमेंट प्रोवाइडेड इन सेड सेक्शन। सेड सेक्शन का मतलब यही आपका सेक्शन 9 में जो डिफरेंट पुनिशमेंट बताई गई हैं वो आप लिखें, 9A, B, C उसमें डिस्कस किया गया है। इसी तरह यही आपका पेपर हुआ है जो आपका डीपीपी का, डीपीजी का, उसमें भी यही क्वेश्चन आया है। उसमें भी उन्होंने यही क्वेश्चन दिया है आपका, जनरल एक्सेप्शन और स्कीम। वो चलो मैं आपको अगली मीटिंग में दिखाता हूँ। वो सेम यही क्वेश्चन है, वो सेट की जगह उन्होंने बताया कि डिफरेंट CNSA। ये है। अब देखें वही सेम क्वेश्चन है, उसमें बताता है गिव द डिटेल ऑफ पनिशमेंट एंड ऑफ क्वांटम पनिशमेंट इन डिफरेंट सेक्शन।